अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज कौम जो है वो तकरीबन 56वां यौम दिफा मना रही है। पाकिस्तान के 1965 में जो भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था और हमारी बहादुर अफवाज ने, पूरी कौम ने सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह अपने मुल्क की हिफाजत की थी। आज हम 56वां यौम दिफा मना रहे हैं और इस यौम दफा की एक सबसे बड़ी जो सबक हमारे मुल्क में उस वक्त के हुक्मरानों और हमारी आवाम ने ली थे कि किसी भी मुल्क की मजबूत होना जो है सबसे बड़ी शर्त होती है कि आज के दौर में किसी भी कमजोर मुल्क को या कमजोर मईशत को जो है वो कोई भी मुल्क जो है अपने दस्ते नगर ला सकता है। और यही हुआ कि उस वक्त के जो हुक्मरान थे जनरल अय्यूब खान ने पाकिस्तान की तारीख के वो हुक्मरान थे जिसने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत किया। और उनके जाने के बाद बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है जितने भी हुक्मरान उसके बाद आए उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को उस तरह नहीं देखा जिस तरह का जनरल अय्यूब खान उसकी बुनियाद डाल के गए थे। उसकी वजूहात यही हुई कि आज पाकिस्तान मुआशी तौर पर आलमी मुआशी इदारों के दस्ते नगर है। किसी भी मुल्क की मईशत को मजबूत करने से ही मुल्क का दिफा मजबूत होता है। और आज हम ये अज़म करना चाहिए हमें कि यौम दिफा या पाकिस्तान की मुल्क की दिफा की खातिर अपनी मईशत को इतना ताकतवर करेंगे कि किसी भी दुश्मन को मेरे आंख के जरिए अपने मुल्क की तरफ देखने की जुर्रत नहीं होगी। लिहाजा हम आज इस बात के और तमाम अवाम, तमाम लोग जो है, तमाम कौम जो है इसका इरादा कर रहे हैं। आज इस प्रोग्राम दर हकीकत में नजर हम डालेंगे कि पस मंजर क्या था, कि हमारे जो मईशत थी उस मईशत को ज़बूहाली की वजूहात क्या थी, और सबसे बड़ी बात ये जो कि किसी भी मुल्क के लिए जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो एक मईशत की रीढ़ की हड्डी होते हैं और उनके मसले मसाइल और क्या हैं कि जब तक उनको हल ना किया जाए उस वक्त तक यकीनी तौर पर हमारी मईशत उस नहज पर नहीं पहुंच सकती जिस पे कि आलमी मियार के मुताबिक होना चाहिए। तो आज हम इस पर समझ जानेंगे, लेकिन इस प्रोग्राम को आज जिन मेहमानों ने रौनक बख्शा है, पहले मैं इनसे आपका तारुफ करवा दूं, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे पहले मेहमान है जनाब फैजान रावत साहब। ये हैं जनाब जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन के, और अभी हाल ही में इन्हें सदर पाकिस्तान की तरफ से इनके तमगा हुस्न कारकर्दगी भी अता किया गया है कि कराची के अंदर या मुल्क में रेस्टोरेंट्स की बहाली, उनकी तरक्की के लिए जितना काम किया उसको उन्होंने, हुकूमत पाकिस्तान ने भी उसको जो है तस्लीम करते हुए सदर आरिफ अलवी साहब ने इन्हें शील्ड भी दी। थैंक यू फैजान रावत साहब फॉर कमिंग। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब शर्जील गोपलानी साहब। शर्जील गोपलानी से काफी जानी पहचानी शख्सियत है और ये वो शख्सियत है जिन्होंने, अभी आपने टीवी चैनल्स पे भी देखा होगा कि गुज़श्ता दिनों इन्होंने भूख हड़ताल की थी और भूख हड़ताल में सबसे ज्यादा एक्टिव जो थे वो यही थे और इन्होंने हुकूमत से अपने मुतालबात भी तस्लीम करवाने के लिए जोर डाला। अब वो मुतालबात तस्लीम होते या नहीं होते वो शर्जील गोपलानी साहब से पूछेंगे। मेरे तीसरे में ये हैं, मैं एक और तारीफ करता हूं कि ऑल कराची सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन के सदर भी हैं शर्जील गोपलानी साहब, और ऑल पाकिस्तान टिम्बर एसोसिएशन के भी सदर हैं। मेरे तीसरे मेहमान है जनाब सिद्दीकी साहब। जावेद सिद्दीकी साहब तो गो के इलेक्ट्रॉनिक के कारोबार से मुंसलिक हैं, ये मेंबर भी हैं जनाब कराची इलेक्ट्रॉनिक डील्स एसोसिएशन के जो लॉ एंड ऑर्डर के सब कमेटी के में होते हैं उनके मेंबर भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ आज ये मुआशी तज़कियाकार के तौर पर हमारे साथ बैठेंगे और ये तमाम मुआशी एक जो जायशा है उसको देंगे कि एंटरप्रेन्योर्स के मसाइल को हल करने के लिए क्या करना चाहिए। थैंक यू जावेद साहब, आप तीनों मेहमान का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं, फिर प्रोग्राम को तसल्सल से आगे बढ़ाएंगे। यौम दिफा मना रही है। आज से 56 बरस कबल दुश्मन ने मुमलकत खुदाइदा पाकिस्तान पर अपने नापाक अज़ाइम को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए हमला किया था, जिसे पूरी कौम और हमारे बहादुर फौज ने अपनी जान पर खेल कर नाकाम बनाया। लेकिन इससे एक सबक कौम ने सीखा कि जब तक हम
अपने आप को मजबूत और मुस्तहकम नहीं करेंगे, इस दुनिया में महफूज नहीं रह सकते। यही वजह है कि उस वक्त के हुक्मरान जनरल अय्यूब खान ने मुल्क की मईशत को मजबूत किया ताकि हम किसी के इमदाद के रहम व करम पर ना रहें। लेकिन बाद में आने वाले हुक्मरानों ने इससे इनहराफ करते हुए मुल्क को मुआशी तौर पर कमजोर कर दिया, जिसका नतीजा हमें आज भी भुगतना पड़ रहा है। इसकी मिसाल यह है कि आज ताजिरान अपने हक के लिए सड़कों पर एहतजाज और भूख हड़ताल करने पर मजबूर हैं, जबकि दुनिया भर में छोटे और दरमियाने ताजिरों को मईशत में रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमारे सियासतदानों की तरह ताजिरों में भी इत्तेहाद नहीं है, जिसका फायदा हुकूमतें उठाती हैं। इस वक्त मुल्क में कोई मुस्तहकम पॉलिसीज की ना होने की वजह से महंगाई आसमान से बातें कर रही है। थैंक यू। आपने ये रिपोर्ट देखी और हमारे साथ रहे। मैंने अपने मेहमानों का जो पैनल्स हैं हमारा उनसे मैंने तारुफ भी करवा दिया कि फैजान रावत साहब हैं, जावेद सिद्दीकी, शजी गुपलानी। नाज़रीन, एक ज़रूरत होती है मीडिया में लाजमी कि एक वक्फा ज़रूरी है, तो एक छोटा सा वक्फा लेकिन कमर्शियल, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं तो प्रोग्राम को जारी करते हैं। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं और इस प्रोग्राम की जो इब्तिदा इंट्रो मैंने आपको दी थी कि किसी भी कौम की दिफा को मजबूत करने के लिए उसकी मईशत का मजबूत होना जरूरी है। आज जो हमारे बदकिस्मती की बात है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो छोटे बड़े ताजिर हैं, उनकी जो मसाइल है, प्रॉब्लम है, उसके लिए उन्हें काफ़ी एहतजाज भी करना पड़ता है, सड़कों पर भी आना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले वक्त ज़ाय किए बिना सबसे पहले तो मैं फैजान रावत साहब जो जनरल सेक्रेटरी और कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन के, और जिन्होंने अभी हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है एक अवार्ड भी हासिल किया अपने हुस्न कारकर्दगी अपनी एफर्ट के हवाले से। फैजान साहब, क्या सूरत हाल है कि अभी पिछले दिनों भूख हड़ताल हुई, सड़कों पे आप लोग आ गए, सारा कुछ हो गया, फिर कुछ ताजिरों में भी आपस में इख्तलाफ रहे, क्या सूरत हाल क्या है? क्या भूख हड़ताल और ताजिर एहतजाज अब इस नहज पे आ गए हैं कि आप लोगों को अपने मसाइल को हल करने के लिए ये सब करना पड़ता है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, गुज़श्ता दिनों हमारे कुछ ताजिर रहनुमाओं ने, कुछ ताजिर भाइयों ने भूख हड़ताल का ऐलान किया और उधर बैठे जाके, और हमने पहले दिन जाके उधर उनसे इज़हार यकजहती भी किया। और हम उनके देखें, उनके जो जायज़ मुतालबात हैं, बिल्कुल हमारे भी वही मुतालबात हैं कि जो बीच में कोविड सेफ डेज के हिसाब से 2-2 दिन छुट्टियां हो रही हैं, फिर एक इम्तियाजी सलूक बरताया गया, एक डिस्क्रिमिनेशन का एक नोटिफिकेशन निकाला गया जो सिंध में कानून अलग था और कराची और हैदराबाद के अलग। इसके लिए हमने डिफरेंट फोरम्स पे एहतजाज किए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और भी चीज़ें की, प्रेस में भी दिया, बात भी की। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद हमें सारी की सारी जो बातें हैं वो सिंध गवर्नमेंट से मनवानी है, ना कि पीपल्स पार्टी से। देखिए, सिंध गवर्नमेंट में कल अगर एमक्यूएम की हुकूमत आती है तो हम उनसे बात करेंगे, कल को पीटीआई की आती है उनसे बात करेंगे। एनसीओसी जो कोरोना वबा का है वो वफाक के अंदर में, देखें एनसीओसी का एक मैटर अलग है। हाँ। एनसीओसी क्योंकि एक मुल्क का इदारा है, ठीक है, उसमें तमाम नुमाइंदे इकाइयां ली गई हैं जिसके अंदर तमाम सूबों के नुमाइंदे हैं, वफाक के नुमाइंदे हैं। वो क्या करते हैं कि वो WHO की गाइडलाइन और अपनी हेल्थ गाइडलाइन पे चलते हैं। जितनी भी आपके रेशो बढ़ता है तो वहां पर वो उस नोटिफिकेशन को, क्योंकि मैं उसकी मीटिंग में अटेंड करता रहा हूं इसलिए मैं उसकी बात भी आपको बता रहा हूं कि 10% से ऊपर जब भी कहीं होगा, चाहे वो जो रेशो है वो बीमारियां ज्यादा होने की वजह से हो या टेस्ट ज्यादा करने की वजह से हो या टेस्ट कम करने की वजह से, उससे उसका कंसर्न नहीं है। लेकिन डेली बेसिस पे अगर 10% से ऊपर रेशो आता है तो उनकी गाइडलाइन पे उसको अमल करना पड़ता है, सूबे पाबंद होते हैं। अब अगर एनसीओसी ने कोई पाबंदी लगाई है तो हमें वो एनसीओसी से और सूबाई गवर्नमेंट से बात करके ही मामला तय करने हैं। अब सूबाई गवर्नमेंट 18वीं तरमीम के तहत तमाम तर 94.5% इख्तियारात सिंध गवर्नमेंट के पास है। हमें बात भी इनसे करनी है, एहतजाज भी इनसे करना है, तमाम चीजों का दारोमदार इस वक्त सिंध गवर्नमेंट है। अब सिंध गवर्नमेंट जिस किसी भी पार्टी, लेकिन एक तस्वीर जो उभर रहा था कि कोटा सिस्टम के तहत जो वो कोरोना की जो लॉकडाउन किया गया, कराची हैदराबाद का अलग सिस्टम था और इंटर सिंध का अलग सिस्टम था, तो ये इस पे भी बहुत सारे ताजरों अच्छा देखिए, आपका भी एहतजाज था इस पे? बिल्कुल, हमारा भी एहतजाज था कि देखें इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं निकालना चाहिए। अवाम में देखें, खास तौर पे सिंध की आवाम में एक महरूमी का अंसर पाया जाता है कराची और हैदराबाद के हवाले से कि भाई पूरे सिंध में कानून अलग होता है और कराची हैदराबाद का कानून अलग होता है। बाकी सूबे में, सूबा पंजाब में ऐसा नहीं है, सूबा किसी और सूबे में नहीं है, जबकि सूबा पंजाब में भी 15 शहर उन्होंने बंद किए, लेकिन वहां पर डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी एक डिस्क्रिमिनेशन चल रही है, उसको हवा देने वाली बात है। अगर आप इस तरह का कानून निकालेंगे तो कराची में और हैदराबाद में महरूमी जन्म देगी। हुकूमत सिंध का ये जो कानून था वो सही था? नहीं जी, बिल्कुल
बिल्कुल गलत था। बाद उनको तो पूरे सूबे में फिर अगर पाबंदी लगानी थी तो फिर पूरे सूबे की पाबंदी थी, और अगर पाबंदी हटानी थी तो फिर कराची और हैदराबाद को भी उसमें शामिल किया जाता। बेशक कराची में उस वक्त 11.5% रेशियो था, 12.5% था, आज 7% से भी नीचे रेशियो है। और अभी भी जो देखे ना, अभी हमारी बात हुई है उनसे, उन्होंने कहा कि डाइनेंस को हम देख रहे हैं खोलने के लिए, बाकी डाइन आउट आपके रात को 12 बजे तक कर देते हैं, मार्केटें 10 बजे तक रात को खुल जाएंगी, जुम्मे का जो सेफ डे वो खत्म कर दिया गया है। तो ये ऑलरेडी, लेकिन उन्होंने एश्योरेंस दिया ना। लेकिन मेरी खुद बात हुई है नासिर साहब से, अपने शर्जील भाई की बात हुई है, तो 2 ताजरों की जब बात हो गई तो इसका मतलब है कि वो नोटिफिकेशन यकीनन फिर यही निकलेगा। ऐसे हवा में तो ना इन्होंने मैसेज चलाया होगा ना मैंने चलाया, तो आप भी उनको लाइन पे ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि नाज़िर हुसैन शाह साहब ये लाइन पे ले। मेरा सिर्फ एक ही कहने का मकसद है, देखिए इनका जो मुतालबात थे जायज थे, बिल्कुल जायज थे। थोड़ी सी कभी कभी देखें, मुझे एक रास्ता लेना है, मेरा एक अलग रास्ता है, एक ताजिर का अलग रास्ता है, इन्होंने एक फैसला किया, उससे हो सकता है मैं इनमें स्ट्रेंथ है भूख हड़ताल करने की, मेरे में स्ट्रेंथ ना हो, तो ये कोई इशू नहीं है। देखिए ये तो हमारा मकसद क्या है, मकसद हमारा ताजिरों के लिए काम करना है, तो कोई उसके अंदाजे जो है वो एहतिजाज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हुकूमतें एहतिजाज, हुकूमतों के खिलाफ भी एहतिजाज होते हैं, सारी चीजें होती हैं। थोड़ा सा मेरी जो चीजों का इख्तिलाफ था वो मैंने इनसे डिस्कस भी कर लिया था, मैंने कहा सर ये चीजों से हमें इख्तिलाफ है, हो सकता है इनको ना हो, जरूरी नहीं है कि मेरी ही बात का कोई जो मैं जिस चीज पे इख्तिलाफ कर रहा हूँ वो बात सही हो। हर जगह इख्तिलाफ राय पाया जाता है, इनके पास भी इख्तिलाफ राय है, मेरे पास भी है। तो ये पुराने ताजिर हैं, पहले से काम कर रहे हैं, हमसे ज्यादा वर्किंग इन्होंने की है, सारी चीजें। लेकिन देखिए 2-2.5 महीने में हमारी भी वर्किंग सबके सामने है। हमने इस 2.5 महीने के अंदर पहले पुलिस वाले दुकानों पे आके बंद कराया करते थे, मुझे बताएं कौन सी मार्केट पे बंद करा रहे हैं, कौन सी दुकानों पे। साहब, आप लोगों ने भूख हड़ताल की, माशाल्लाह काफी ज्यादा एक्टिव भी रहे, तो ये जरूरत क्यों पड़ी? देखिए कराची में गैंग वॉर नाम की चीज जब आई थी तब भी यही हुकूमत थी, हमने उस वक्त भी एहतिजाज किया, उस वक्त भी आप लोगों ने, मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हमारा बड़ा साथ दिया। उस वक्त भी ये हुकूमत ये नहीं मानती थी कि गैंग वॉर है। इसके बाद फिर कराची में रेंजर्स का ऑपरेशन शुरू हुआ, और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक टॉक शो के अंदर हमने जो आइन की दफा के तहत हमने बोला था कि आप कराची शहर में फौज उतारें और ये ऑपरेशन करें। फिर उसी आर्टिकल के तहत रेंजर्स को इख्तियारात दिए गए और गिरफ्तारियों के भी इख्तियारात दिए गए, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कराची से गैंग वॉर का किला कुमा हुआ। और आज आप देख रहे हैं कि वो चीज़ नहीं है कि जो टारगेट किलिंग की पोजीशन थी। इस दफ़ा जब लॉकडाउन हुआ शुरू की में, आप देखें कि सबसे पहले हमारा बयान चला कि हम इसकी हिमायत करते हैं कि 15 दिन के अंदर ये मसले को समेट लेंगे, लॉकडाउन पूरा लग जाएगा और हम निकल जाएंगे। लेकिन जब चीज़ें आगे चली तो समझ में ये आया कि अब कोरोना ने जाना नहीं है और कारोबार के बगैर रहना नहीं। हम 12 दफ़ा हमारी मीटिंग्स हुई, 12 दफ़ा। अब पहली दफ़ा ये आपको पता है हमने किस तरह खुलवाया, जिसमें सिराज कासिम तेरी साहब मरहूम भी मौजूद थे, और सईद गनी के ऑफिस में जब मीटिंग हुई तो हमने एक बात ये साफ की थी सबके साथ, सब जो ताजिर जितनी बिरादरी वो सब मौजूद थी। उस वक्त हम, मेरे ख्याल फैजान नहीं था वहाँ, तो वहाँ पे ये बात हमने की सिराज भाई समेत कि भाई या तो हमें यहीं से गिरफ्तार कर लो या खोलने की बात करें। ये रमज़ान का महीना था और तरावी के बाद मीटिंग हुई, और यही हुआ कि फिर इसके बाद संडे वाले दिन CM साहब ने सिंध असेंबली में हम सबको बुलाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात हो गई और मार्केटें खोल दी गई SOPs के तहत। मामला सही जा रहे थे, फिर एकदम से 6 बजे पे आ गई बात, फिर दोबारा खोली, सारी चीज़ें चलती रही। अब जब ये एक आपके पास नोटिफिकेशन आता है कि भाई इंटीरियर सिंध इस तरह करेगा और कराची हैदराबाद इस तरह करेगा, ये नाजायज़ था। फिर आप जो रेशियो ले रहे हो, देखें इंटीरियर सिंध में इतने अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, अच्छा इलाज नहीं है। इंटीरियर सिंध का पेशेंट भी आपके पास कराची ही आता है, ठीक है, सारा लोड कराची पे। फिर देखें हम रहते हैं ग्राउंड पे, आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में आप आसपास देखेंगे क्या रेशियो है, मेरी फैमिली है, इनकी है, इसकी है, तो हमें इतना जितना वो डराया जा रहा है इतना हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है, एक मौलिक मर्द होगा, सारी चीजें मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कारोबार बंद। आप लोगों का सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात ये था कि कराची हैदराबाद को जो अलग कर दिया, इसकी वजह से ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात। ठीक है, देखिए एक तो कराची के नौजवान से नौकरियां ले ली गई, कोटा सिस्टम आपका यहाँ पे नाफिज है, ठीक है। और फिर ये मैं तो ये कहूंगा कि जो दोस्त बैठे हैं ना हमारे सिंध सरकार के, ये जो बाद में वीडियोस चलाते हैं हमारे एहतिजाज के बाद वहां जाके, ये पहले जाके सारे काम कर लिया करें, हम भी अपना कारोबार करते हैं ना, हमें क्या जरूरत है एहतिजाज करने की। नासिर हुसैन साहब तो आए थे, क्या बात हुई थी? नासिर हुसैन शाह साहब से बिल्कुल क्लियर बात हुई। असल में नासिर हुसैन शाह साहब से पहले हमारे पास मौलाना बशीर फारूकी साहब आए, उन्होंने आके फिर सारी बात हुई और उन्होंने बोला मैं CM साहब से भी बात कर रहा हूँ और इस मसले को हम हल करेंगे। इस दौरान क्योंकि हमने 5 बजे एहतिजाज आइंदा आगे जाना था सारा मामला, लेकिन उन्होंने हमें रोका कि मैं जा रहा हूं और वहां पे हम बात करते हैं। इस दौरान 8 बजे हमें कॉल आ गई कि नेगोशिएशन हो रही है। बहरहाल उन्होंने बात क्या की है? चारों चीजें हमारी मान ली गई हैं, जिसमें 10 बजे तक मार्केटें खुलेंगी
12 बजे तक डाइन आउट तो था ही, साथ साथ आपकी जो है वन सेफ डे और जो है डाइन इन अपना शादियों की जो है लिमिटेड क्वांटिटी के साथ SOPs के तहत इंडोर शादियों की इजाजत, इंडोर डाइनिंग रेस्टोरेंट समेत ये 4 शर्तें हमने रखी थी। हमें नासिर शाह साहब ने आके वहां बोला कि चारों मान ली गई हैं, कल संडे इतवार की सुबह नोटिफिकेशन निकल जाएगा, आप मेरी बात माने और ये धरना खत्म कर दें। हमने ये बात की वहां पे कि भाई आप सादा सैयद हैं और आपकी बात पे भरोसा, और पहले भी इन्होंने जो कमिटमेंट किए नासिर शाह साहब ने वो कमिटमेंट पूरे हुए। जैसे हमने कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग की, जिस दिन हमने बोला था हम 8 बजे मार्केटें बंद करेंगे, मैं बोला नोटिफिकेशन इंतजार करो, हमने बोला हमने कॉल दे दिया, आप इंतजामिया को ऑर्डर कर दें कि आज गिरफ्तारियां नहीं होंगी, दुकानें सील नहीं होंगी। उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया, उस दिन मार्केटें 8 बजे। लेकिन नासिर शाह की बात पर आप लोगों ने एतमाद किया, आप लोगों ने बात किया और साथ आज और अभी आप नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। आज उन्होंने जो हमारी आज जो बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि हमने इंतजामिया को बोल दिया है कल नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपसे जो बात हुई आप इस तरह से कारोबार करें। मुझे जावेद सिद्दीकी साहब से जाना है, लेकिन बात ये है कि मुझे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि छोटे से ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो जावेद सिद्दीकी साहब से मैं ये सवाल छोड़ते चले जा रहा हूं कि इस भूख हड़ताल के दरमियान कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के खिलाफ भी नारेबाजी हुई और बहुत सारे इख्तलाफात हमें देखने में न आए, तो उसकी वजूहत क्या थी? एक ब्रेक की बात है, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में हम हाजिर हैं दोबारा, और इस दर हकीकत प्रोग्राम के पस मंजर को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत सिंध की जानिब से जो फैसले किए गए उसके खिलाफ जो ताजिरों ने भूख हड़ताल की, उसके बाद नासिर हुसैन शाह वज़ीर बल्दियात और तर्जुमान हुकूमत सिंध ने जो उनसे बातें की, उसके बाद ही हड़ताल जो है वो मौखर कर दी गई। फैजान रावत साहब और शजीर गोपलानी तो अपने ख्यालात का इजहार कर लिया, लेकिन जावेद सिद्दीकी साहब मौजूद थे। लेकिन बहरहाल इस वक्त मेरे पास लाइन पर मौजूद हैं जनाब नासिर हुसैन शाह साहब, जो कि वज़ीर बल्दियात सिंध भी हैं और तर्जुमान हुकूमत सिंध भी हैं। इनसे हम थोड़ा पूछ लेते हैं कि आगे की और क्या सूरत हाल होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। मेरे हमरा इस वक्त फैजान रावत हैं, शजीर गोपलानी हैं, जावेद सिद्दीकी हैं। ये गुफ्तगू ये हो रही है कि आपने उनसे जो वादे किए भूख हड़ताल के खत्म करने के हवाले से, उसके बाद जो नोटिफिकेशन की बात थी मुख्तलिफ, तो अब क्या सूरत हाल है, कहाँ तक पहुंचे हैं आप लोग अपने फैसलों पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। एक तो सबको मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम सलाम। देखिए, रात में गया था दोस्तों के पास और रिक्वेस्ट की थी कि जो इन्होंने हड़ताल की हुई है, क्योंकि हमें पूरा एहसास है कि इनकी तकालीफ का, इनके इश्यूज का, लेकिन ये जो मुश्किल फैसले, अनपॉपुलर फैसले करने पड़ते हैं, ये लोगों को इस वबा से बचाने के लिए किए बहालत मजबूरी। और फिर इसमें तो NCOC की भी शामिल है, जो गाइडलाइन है या जो थी, उन्होंने पूरे मुल्क में जो आइडेंटिफाई किए थे कुछ शहर, वो सब इसमें है, जिसमें सिंध के 2 शहर उन्होंने किए, एक कराची एक हैदराबाद, जिसकी परसेंटेज काफी ज्यादा थी। आपको याद होगा कि कराची में 25% से ज्यादा पॉजिटिविटी का रेशो था। और फिर इन्हीं कारोबारी हजरात की मदद से जो हमने सिफारिशात की थी या जो इनको गुजारिशात की, जो हमारे नोटिफिकेशन थे, जो SOPs पर अमल करना था, कुछ चीजें बंद करनी थी, उन पर जब अमल हुआ तो अब जाके वो 7-8% पे आ गया है जो रेशो है। जी शाह जी, एक चीज मैं आपकी बात को मौजूद के साथ थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। बात यह है कि आप ये देखें कि कराची की अगर 50-25% जा रही है या रेशो जा रहा है, तो उसकी वजह ये भी तो है कि इंटर सिंध से भी तो, अंदरून सिंध से भी तो बहुत सारे मरीज कराची ही आते हैं, इसलिए कि जो सेहत की सहूलियत कराची में मुयस्सर है, तो उसकी देखें ये पॉजिटिविटी रेशियो की बात थी। जो हॉस्पिटलाइज हैं लोग, उनकी बात नहीं थी। जो यहाँ पे जो टेस्ट होते हैं वो मोस्टली जो यहाँ पे रहते हैं उन्हीं के होते हैं, जिसमें जाहिर है पूरे पाकिस्तान के लोग कराची में रहते हैं, जाहिर है पूरी सिंध से भी लोग कराची में ही रहते हैं। जी। मैं सिर्फ 2 चीजें गोश गुजार करूंगा कि होता क्या है। होता ये है कि अभी 16 डिस्ट्रिक्ट जो हैं NCOC की तरफ से हाई रिस्क में आए हैं, जी, जहाँ पे बहुत सख्त अहकामात उन्होंने या जो SOPs पर अमल करा रहे हैं, लॉकडाउन किए हैं, सब किए हैं। दूसरा, किसी भी सूबे में ये बात नहीं आती कि जी लाहौर बंद है तो चीचा वतनी क्यों खुला हुआ है, कोयटा बंद है तो लोरा लाई क्यों खुला हुआ है, पेशावर बंद है तो एबटाबाद क्यों खुला हुआ है। यहाँ पे हमें बड़ी शायद इसमें थोड़ा सा सिंध की अपनी सियासी जो बैकग्राउंड है,
میں وہ اسی پہ آتا ہوں نا کہ دیکھیں یہ کیا جاتا ہے. اب NCOC تو وفاقی حکومت ہے نا, لیکن جو وہ فیصلے کرتی ہے ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں. اب ہمارے یہاں یہ ہمارے دوست دیکھیں کاروباری حضرات تو تکلیف میں ہے نا, وہ تو ظاہر ہے ان کی پریشانی ہے, انہوں نے تنخواہیں دینی ہیں, ان کے کاروبار بند ہیں, لون لیے ہوں گے اور بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں, وہ تو ظاہر ہے ہوتا ہے ان کی تکلیف. لیکن دوسرے لوگ صرف آ کے پولیٹیکلی پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہیں. چلیں MQM تو نہ ادھر نہ 3 میں نہ 13 میں, خیر وہ جو بھی کہے, لیکن PTI جو ہے اس کے جو جب لوگ ان کے پاس آ کے اکساتے ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ یہ NCOC کے فیصلے ہیں. وہ وہاں پہ بات نہیں کرتے, ہم پر تنقید کرتے ہیں. لیکن ہمیں سب کے لیے بہت احترام ہے, MQM کے دوست ہوں, PTI کے ہوں یا دیگر اور لوگ ہوں جو بھی تنقید کریں, کیونکہ ہم نے یہ سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں کہ ہم پر یہ تو ابھی فیصلہ کیا ہوا ہے, اب کیا کریں گے؟ ابھی آج میٹنگ کرنی تھی, لیکن CM صاحب آج نیب کورٹ میں ان کی وہاں پہ ڈیٹ تھی, تو ہیئرنگ تھی, تو وہاں اسلام آباد تھے. تو کل انشاءاللہ ہوگا, اور ہم نے یہ کہا ہے کہ پوری کوشش ہوگی کہ 10 بجے تک دکانیں کھلیں اور 1 چھٹی ہو, اور 12 بجے تک ڈائن آؤٹ جو اجازت تھی وہ ہے. پھر کوشش کی جائے گی کہ ڈائن ان کی بھی کچھ گنجائش نکالی جائے. تو انشاءاللہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں, ان کی پریشانیاں ہیں, ہمیں پورا اس کا اندازہ ہے, اور میں ان کا شکر گزار بھی ہوں. اب ہمارے آپس میں اختلافات, بیان بازیاں اپنی یہ شرجیل گوپلانی صاحب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی سپورٹ کی وجہ سے ہی آج یہ پازیٹیوٹی کا ریشو جو ہے وہ کم ہوا ہے. تو انہوں نے ہمیں فل سپورٹ کی. شرجیل گوپلانی صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے ذرا. جی پلیز. شاہ صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ, آپ کو جو میں امید ہے کہ آپ اپنی بات پہ قائم رہیں گے, اور الحمدللہ آپ قائم ہیں. اچھا شاہ صاحب دیکھیں, جو بات آپ نے کل بھی کی, پرسوں بھی کی تھی, اور اتنا ریسٹ تھا تو اتنی بات ہو نہیں پائی. دیکھیں پنجاب اور KP کے وغیرہ میں جب اسمارٹ لاک ڈاؤن لگتا ہے یا سختی ہوتی ہے نا, تو وہاں کی جو لوکل انتظامیہ ہے جو DC کے انڈر میں آتی ہے یا کمشنرز کے انڈر میں آتی ہے, وہ اس طرح سختی نہیں کرتی جس طرح کراچی میں کی جاتی ہے. میری بات کمپلیٹ ہونے سے میں دیکھیں ہمارا پورے پاکستان سے کاروبار ہے جلدی, لیکن جب میں خود KP کے گیا جہاں پہ لاک ڈاؤن موجود تھا, لیکن اس کے باوجود جو آؤٹ ڈور ریسٹورینٹ وہاں چل رہے تھے, رات کو 12 ساڑھے 12 بجے کے ہم نے خود کھانا کھایا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو بول رہا ہوں کہ آپ اس طرح ان کو آزاد چھوڑ دیں, لیکن یہاں ہمارے دکانداروں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. آپ دیکھیں آج تک وہ ناگرا والے کو مارتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے, اس SHO کے خلاف آج تک کاروائی نہیں ہوئی. میرے خیال ہے کہ شاہ جی میں ایک منٹ سے گزارش کر دوں. بلال صاحب بہت سینئر صحافی ہیں, جرنلزم میں ان کا بڑا عرصہ ہے, ان کے پورا نیٹ ورک پورے پاکستان میں ہے. تھینک یو سر. یہ دیکھ لیں کہ KP میں جب پشاور میں اور کوئٹہ شہر میں جب اس طرح کی صورت ہے وہاں فائرنگ ہوئی ہے, بالکل اسٹارٹ ہوئی ہے, وہ بہت کچھ وہاں پہ ہوا ہے. لیکن ہم نے تو یہاں پہ جن SHOs نے یا کچھ اور ریونیو کے افسران کی شکایت ملی ان کو معطل کیا ہے, سسپینڈ کیا ہے. بلکہ اب تو ہم نے ڈسٹرکٹ وائز کمیٹیز بنائی ہیں جس میں ہماری ایسوسیشن کے دوست ہوں گے, ڈپٹی کمشنر ہوں گے, SSP ہوں گے, کہ بر وقت اگر کہیں سے کوئی شکایت آتی ہے تو اس پر ایکشن ہو. اور کچھ شکایت ضرور ہوں گی جن کے لیے میں معذرت بھی کرتا ہوں, لیکن ہم ان پر ایکشن بھی لیں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ ناصر شاہ صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے ہم سے بات کی, جو باتیں کی. جلدی سے جاوید صدیقی صاحب اپنی بات کریں, کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اور رنگ بدلتا ہے آسماں کیسے کیسے, اور بقول شاعر کے اپنے شہر میں منافقوں کے ڈیرے ہیں جو کہ تیرے منہ پہ تیرے اور میرے منہ پہ میرے ہیں. بہت خوب, بہت خوب. دیکھیں جی, بات یہ ہے ریاست کا کردار ایک ماں کی حیثیت رکھتا ہے, اور ماں کا فرض ہوتا ہے یا باپ کا فرض ہوتا ہے کہ اس کے بچے کسی پریشانی میں ہوں, بلبلا رہے ہوں, درد سے کرا رہے ہوں, تو وہ ماں اور باپ فوری طور پہ اس پہ پہنچے. یہ وہ بچے ہیں. کون؟ شرجیل گوپلانی جو کیمپ کراچی تاجر ایکشن کمیٹی کے, بالکل ریاست کے سامنے تو ہم سب بچے ہیں نا سر, اسٹیٹ کے سامنے تو ہم سب بچے ہیں, ٹھیک ہے, آپ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں, ہم بھی قانون کو اوبے کرتے ہیں, آپ بھی قانون کو اوبے پڑھتے ہیں. 3 دن تک اس کیمپ کے اندر کوئی پوچھنے نہیں آیا. کیوں؟ میں پولیٹیکل بیان نہیں دیتا, سیاسی آدمی نہیں, اور بہت اچھی طرح جانتے ہیں.
دنیا جہاں کا کون سا ایسا بندہ تھا جو نہیں آیا؟ یہ آپ بھی بخوبی جو واقف ہیں، MQM بھی آئی، پی ٹی آئی بھی آئے، دوسرے تیسرے لوگ بھی آئے، سیاسی لوگ آئے، سماجی لوگ آئے، علماء آئے، اور جو ہمارا ریاست کا چوتھا ستون ہے میڈیا، ہر وقت ہم پہ کیمرہ لگا کے رکھا. ایسا تو نہیں کہ تاجر کیمپ میں نکل گیا. یہاں پہ انٹرپٹ کروں جی. کیا اس سے پہلے ماضی میں بھی کوئی مثال ملتی ہے کہ پہلے دن اگر آپ احتجاج پہ بیٹھ جائیں تو حکومت کو کوئی بندہ فوراً آ جاتا ہے؟ جی میں آتا ہوں نا اس کے اوپر، آپ مجھے موقع دیں. پس منظر بھی یہی ہے نا؟ جی میں موقع دیتا ہوں. شاہ صاحب ہمارے بہت رسپیکٹیبل ہیں، اللہ ان کو صحت دے، زندگی دے، بہت خوبصورت پرسنالٹی کے مالک ہیں، اور واقعی جو بات کرتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں. بالکل صحیح. مگر میں تھوڑا سا یہاں سے انتہائی معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے شاہ صاحب کی بات سے اختلاف کروں گا کہ اگر شاہ صاحب پہلے یا دوسرے دن ہی کوئی بندہ بھیج دیتے تو شاید کسی کو سیاست چمکانے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہاں پہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی، اپنی سیاست چمکائی، جس نے بھی کی، میں نہیں کہتا. ٹھیک ہے، بات یہ ہے اگر میں دکھ میں ہوں یا تکلیف میں ہوں اور میرا پڑوسی یا کوئی باہر کا بندہ مجھ سے پوچھنے آئے گا تو مجھے تو اس سے ہمدردی ہوگی. یہ آپ یقین نہیں کرتے کہ تاجروں کو سیاسی جماعتوں سے الگ رہنا چاہیے؟ دیکھیں سیاسی جماعتوں سے بالکل الگ ہونا چاہیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، مگر بات یہ ہے کہ یہ کام تو سیاسی